प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, अपन दूसरा वीडियो जो है वो बना रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, है ना। आपको किस प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव करना है, थोड़ा सा मैं ये जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही इसके पैरेलल जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा किस प्रकार से अपने को इसमें वर्क करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं वो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप देखो ध्यान से, तो इनको फिलअप करें और इनके पैरेलल जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको फिलअप करें। और उसके बाद जैसे जैसे फिल इन द ब्लैंक हैं, ट्रू फॉल्स हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन सभी पे आपको थोड़ा सा बी कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर आप चलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। कई बार आप कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें क्या आएगा वो अपने को पहले देखना है ना। करेंट in a conductor is proportional to at ends of the conductor। ये करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है ये अपने को बताना है। तो ऑब्वियसली कंडक्टर के अक्रॉस अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है वो करंट डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यहाँ एक प्रकार से आपको ओम्स लॉ के बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कैसे बताना है देखो आप ध्यान से, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाइड करोगे करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो, वर्ड्स में लिखना आप लोग, हालांकि ऐसा मत लिखना, आप यहाँ लिखना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट जो होता है वो कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा देखिएगा, द स्लोप ऑफ ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट फॉर ए मेटल इज इक्वल टू। तो भैया आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है कि जब हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है दैट मीन्स V बाय I इज इक्वल टू R होता है। तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बताता है। तो आप यहाँ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब आप पेपर में इसको लिख रहे हो तो ये R मत लिखना, आप फिर पूरा लिखना, सब सब पूरा पूरा वर्ड्स लिखना, रेजिस्टेंस पूरा शब्द लिखना पड़ेगा कि आप रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ पोटेंशियल और करंट का जो स्लोप, ग्राफ का करंट जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को बताता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल को बताता है। सिमिलरली थर्ड देखिए आप, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी रेजिस्टेंस के इनवर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर जो है वो इनवर्स से है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स जो होता है वो कहलाता है कंडक्टेंस। ठीक, तो आप लिख देंगे कंडक्टेंस। हाँ, ध्यान रखना यहाँ रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पूछा है, अगर यहीं पर वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछे, शायद ये नीचे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से डिनोटेट करते हैं अपन इसको, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अगर फार्मूले के तौर पे देखना चाहे तो कंडक्टिविटी को अपन सिग्मा से डिनोटेट करते हैं और ये होता है 1/ρ। सिमिलरली कंडक्टिविटी को अपन C से डिनोटेट करते हैं और वो होता है 1/r। तो जो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अपन रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको अपन रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसलिए अपन कंडक्टिविटी इसका इनवर्स लिख देते हैं। इन ए ग्राफ इफ करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द एरिया ऑफ ग्राफ, भैया ध्यान रखना जब हम करंट और टाइम के साथ, करंट और टाइम के साथ में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो जो एरिया कवर होता है, वो जो एरिया है, ये ध्यान रखना, ये चार्ज के इक्वल होता है, चार्ज। ये एक नई बात है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। करंट और टाइम का जो ग्राफ होता है, अंडर द कवर्ड एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ कंडक्टर। इसको याद रखना, नई चीज आपके लिए आई है। ठीक है, नेक्स्ट, a current flow in a conductor only when there is n within the conductor। अब ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि करंट कंडक्टर में कब फ्लो होता है, तो ध्यान रखना जब कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड रहता है, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करने लगते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, यानी जब कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो करंट फ्लो होने लगता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं। नेक्स्ट, द करंट इन ए वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो यहाँ लिख लेना आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, याद रखना, यहाँ आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं तो फिर करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है भैया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अपन एक फार्मूला स्टेबलाइज कर देते हैं यहाँ पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है vd इज इक्वल टू EV अपॉन m, और v को लिख सकते हैं E अपॉन m। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ भी आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड vd इज डायरेक्ट, ऐसा याद रखना आप, तो vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट, अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर आपके सिलेबस में कौन सी कह सकते हैं कोई एक टर्म या डिवाइस बनाई गई है, तो तुम्हारे लिए सबसे इजी पड़ेगा ये, इसके लिए 9th वाले आंसर के लिए तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल आप लोग लेबोरेटरी में कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड है, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। एक कैरी फास्टर ब्रिज भी होता है, वो भी इसी पर बेस्ड है। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है, वो भी इसी पर बेस्ड होता है, पर मेनली आप याद रखना मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस अर्थात जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ आप डायोड भी लिख सकते हो। ठीक है, डायोड जो होते हैं, डायोड वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सिमिलरली आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जनरली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रू फॉल्स बताऊं उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूं ताकि अपने को एक्सप्लेन करने में कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत ना आए। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा इरेज, स्पेशली इधर से इरेज कर दें क्योंकि इधर मैच द पेयर हैं जो अपने को फिर से समझाना रहेंगे अभी आपको, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोग। चलो ट्रू फॉल्स देखें अपन, एक एक ऊपर बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ट्रू फॉल्स देखिएगा, ट्रू फॉल्स क्या बता रहे हैं ये देखें आप ध्यान से। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं एन आयोनाइज्ड गैस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनाइज्ड में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो आयंस हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करने लगते हैं, बीच में उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो आयोनाइज्ड गैस होती है वो कह सकते हैं कि एक बैड कंडक्टर होती है। नहीं, आयोनाइज्ड गैस में तो करंट जो है वो प्रॉपरली फ्लो होता है, तो आप इसको ट्रू लिख दो, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, ट्रू लिखो सही। दूसरा है व्हेन ए मैग्नीन कंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज। हाँ भैया, मैग्नीन जो है वो एक प्रकार का अलॉय है, तो जब अपन इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होने लगता है। बट ध्यान रखना कि कंडक्टर यदि आप ले रहे हो तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करते हो
तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अलाय है, सेमीकंडक्टर है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इनका आप घटाओगे तो घटेगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल किसी किसी बुक में ये भी बताया गया है कि जो मैग्नीन होते हैं, अलाय होते हैं, और अलाय का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अर्थात अपन अगर देख के चलें तो इनमें ये भी कह सकते हैं कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं नॉन डिपेंड ऑन टेम्परेचर रहता है। तो डिक्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट अगर इनका आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो अलॉय है, अलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको अपन अल्फा से डिनोटेट करते हैं, है ना, वो नेगेटिव होता है, अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो। तो यहाँ पे ट्रू लिख दो, ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉस कैन नॉट बी अप्लाइड टू अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड सर्किट। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है ना। जो ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ जो है वो सबके लिए फॉलो होते हैं, चाहे वो डीसी हो चाहे जो है अल्टरनेटिंग करंट हो, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, maximum current is drawn from a cell when it is short circuited by a conductor of zero resistance। ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्या होता है एक्चुअल में, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, यानी कि कह सकते हैं कि जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी नहीं होती उतने करंट को लेके जाने की, है ना, तो फिर वो कट ऑफ दिखाने लगता है, शॉर्ट सर्किट दिखाने लगता है। तो ये इसमें दो बातें याद रखेंगे। एक तो आप याद रखेंगे कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, है ना। और जीरो रेजिस्टेंस की बात की गई है, रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो करंट ओबियसली पहले से ही हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए आपका वर्क कर रहा है हाई रेजिस्टेंस, तो उसमें करंट थोड़ा सा कह सकते हैं जो फ्लो होता है वो कम होता है ना। तो जीरो रेजिस्टेंस हो गया तो करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। अगर आप फार्मूला अप्लाइड करें I = V/R, R अगर जीरो होता है तो करंट मैक्सिमम की तरफ चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, यही वाली बात है, ये वाली बात कही गई है जो लिखा है ना पांचवा, इफ द EMF ऑफ बैटरी इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, द मैक्सिमम करंट देयर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। एक्चुअल में आप लोगों ने इसको ऐसा पढ़ा हुआ है कि किसी सर्किट में जो करंट होता है I, दैट इज, है ना, करंट I, दिस इज E/R प्लस R। ये जो स्मॉल r है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, E इसका EMF है, सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो कर दिया गया है एक्सटर्नल, तो ये R कम होगा तो ऑब्वियसली I जो है वो ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम करंट सेल से तभी ड्रॉन होता है जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा तो और ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो फिलहाल इस कंडीशन को देखते हुए ये ट्रू है आपका, ठीक। Next, the internal resistance of secondary cell is very much smaller than that of primary। नहीं, ये उल्टा है भैया, प्राइमरी जो सेल होते हैं, अब ये थोड़ा सा सेकेंडरी और कह सकते हैं प्राइमरी सेल का कॉन्सेप्ट पहले था फिजिक्स में, अब जो है वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं कि इसमें प्राइमरी सेल जो होता है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। हालांकि प्राइमरी सेल अपन उनको कहते हैं जिनमें केवल एक ही प्रोसेस होती है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी सेल में दोनों होता है, सेकेंडरी सेल जस्ट लाइक टू चार्जर, जो चार्जिंग सेल जो होते हैं वो सेल होता है। पहले अपन इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जब अपन इसको डिस्चार्ज करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ प्राइमरी का होता है, प्राइमरी का ज़्यादा हाई होता है भैया प्राइमरी का, तो इसमें अपन फॉल्स लिख देंगे। मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ क्या आपको, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल इज वेरी मच स्मॉलर देन दैट ऑफ प्राइमरी सेल। हाँ नहीं, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा प्राइमरी के कंपेयर में,
तो फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे फॉल्स। मैं गलत बोल गया पहले, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर इज नेगेटिव, ये भी फॉल्स है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होता है कंडक्टर का, अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए वोल्टमीटर। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, और ये आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द वोल्टमीटर, व्हाई। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो अच्छा होता है वोल्टमीटर से, क्यों। तो आप ये बता देना इसमें कि पोटेंशियोमीटर में हम जब ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट देखते हैं अपन लोग। जबकि वोल्टमीटर में जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो जो वोल्टमीटर के अंदर करंट फ्लो होता है उस करंट का मेजरमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, सर्किट का मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो वोल्टमीटर को रन करने के लिए जो करंट एंटर कर रहे हैं उसका मेजरमेंट नहीं हो पाता। इसलिए पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्टमीटर से ज्यादा अच्छा माना जाता है। When a storage battery is being charged, the charging current flow should flow from the positive to negative terminal inside the battery. Yes, it is also true. ध्यान रखना, जब हम चार्ज कर रहे होते हैं तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है, और जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है करंट कैरियर। ठीक है, इंटरनल सेल के अंदर द expansion R is equal to V by I represent Ohm's law in all condition। all condition की बात आ गई इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ की कंडीशंस हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई स्ट्रेन क्रिएट नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फिलहाल ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलिए मेज द पेयर आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। करंट डेंसिटी पूछी गई है, करंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भैया करंट डेंसिटी जो है वो कंडक्टर की माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, यहां आप लिख सकते हो 1, है ना। अर्थात एक कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कह रहे हैं। करंट जो है वो मैक्रोस्कोपिक है, यहां आप लिख सकते हो 2। करंट कंडक्टर की मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि करंट जो है वो सरफेस पे रहता है, बाहर फ्लो होता है, अंदर की बात नहीं होती। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आप यहाँ लिख सकते हो 3। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ 3 लिख सकते हो आप। भैया जैसे आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है 11th क्लास में लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये आई करंट को बता रहा है, जे करंट डेंसिटी को बता रहा है, और ए सरफेस एरिया को बता रहा है। इनके बीच में जो रिलेशन है, एक्चुअल में आपने इसको ऐसा पढ़ा हुआ है, जे इज इक्वल टू आई बाय ए की जगह उन्होंने एस ले लिया, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे एस। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इलेक्ट्रिसिटी में, ध्यान रखना आप इसको। रेजिस्टेंस के लिए यहाँ आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो यहाँ आप 5 लिख सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है रो इज इक्वल वो है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाई। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये इस प्रकार से पेयर। एक और मैच द पेयर है तो उसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ करंट डेंसिटी दे रखा है, डिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, तो करंट डेंसिटी ये वाला आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देना 1, क्योंकि करंट डेंसिटी आपने करंट और डिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, एन ई ए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ कंडक्टर, डिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जब करंट डेंसिटी निकालते हैं तो ये होता है आई बाय ए, और ए से ये वाला ए कट जाएगा यहाँ पे, तो ये एन ई ए बी डी बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1, पहला करंट डेंसिटी का फार्मूला। डिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है, ये 2 आ जाएगा, ई वी अपॉन एम, कैपिटल लिख दिया है चल जाएगा, स्मॉल एम लिखा होगा अपन लोगों ने जब अपन ने पढ़ा होगा तब, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये डिफ्ट वेलोसिटी टाइम रिलैक्सेशन टाइम है, ये डिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी चल जाएगा आपका। ठीक, माइक्रोस्कोपिक
फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, चाहे इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कह दो, ये रहा ओम्स लॉ का फॉर्म, या फिर करंट डेंसिटी की टर्म में ओम्स लॉ की बात कर लो तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे करंट डेंसिटी है सिग्मा कंडक्टिविटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको भी अपन ले सकते हैं। ठीक है। लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो अमोनियम क्लोराइड रहता है, तो यहाँ आप ले सकते हो 4। ठीक है। और एडिशन सेल, इसको नीफी सेल भी कहते हैं। नीफी मतलब N I धन F, निकिल और आयरन। उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है वो निकिल हाइड्रोक्साइड रहता है, निकिल हाइड्रोक्साइड, लेकिन एनोड पे जो क्रिया होती है उसमें OH थ्राइस भी हो जाता है, तो ये चल जाएगा। हालांकि कौन सा रहता है इसमें NiOH ट्वाइस, निकिल हाइड्रोक्साइड एडिशन सेल में यूज होता है। एडिशन सेल को नीफी सेल भी कहते हैं और ये सेकेंडरी सेल है ना। इसको चार्जेबल भी कह सकते हैं क्योंकि चार्ज भी किया जा सकता है। ठीक, तो फिलहाल मैंने आपको ये पेयर बता दिए। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इनको अपन लोग देखते चले और चलते चले। ठीक है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसके मोशन के कारण फ्लो होता है? कैपेसिटेंस, रजिस्ट, हालांकि रोटेशनल लिख दिया है, पोटेंशियल लिखा होना चाहिए, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका चार्ज। ठीक। नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द फ्री इलेक्ट्रॉन इज ए कंडक्टर। देखो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लग जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो फिर वो रेंडमली मोशन करते हैं या फ्रो एंड फोक मोशन करने लगते हैं। तो आप इसमें आंसर देखो, रिमेन्स टोटली एट रेस्ट, मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मिड पोजीशन, नन ऑफ दिस। यह वाला सी वाला कर दो आप, इसमें सी आंसर आ जाएगा, है ना। रेंडमली इधर उधर अपने मिड पोजीशन के दोनों ओर मोशन करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग करंट फ्लो इन अ कंडक्टर द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो भैया, यहाँ जो आंसर दिया है उसके हिसाब से आ जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो ऑर्डर होता है है ना, मैग्नीट्यूड वो होता है 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट जब आपने पढ़ा होगा तब आपको बताया गया होगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर मीटर में पूछें तो 10⁻⁻4 मतलब ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं। और अगर सेंटीमीटर में पूछें तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ये आंसर हो जाएगा फिलहाल बी। ठीक है। ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ, ओम्स लॉ अपन ने कैसा पढ़ा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। जब टेम्परेचर और उसकी स्ट्रेन में कोई चेंज ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के अप्लाई से अप्लाइड होता है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड ओम्स लॉ इज पार्शियली ओबेड, फुली ओबेड, समटाइम ओबेड, समटाइम नॉट। भैया देखो, ओम्स लॉ तो कंडक्टर के लिए सब जगह अप्लाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका फुली। ठीक है, यहाँ आप ले सकते हो, इसमें आंसर आ जाएगा फुली ओबेड। ओम्स का जो लिक्विड होते हैं वो भी ओम्स लॉ को जो है फॉलो करते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, डायमीटर। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, देख लीजिए। M/N E²τ। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है। तो इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मटेरियल, या यूं कहें अपन की नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये फार्मूले में नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। सिमिलरली नाउ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स अ रेजिस्टेंस, कंडक्टर की बात कही गई है, तो कंडक्टर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, अर्थात करंट को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर
उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक, with symbol having their usual meaning, the current is a closed circuit is given by। देखो इसमें ये वाला ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, अभी अभी मैंने ऊपर लिख के बताया था कि I इज इक्वल टू होता है E कैपिटल R, यहाँ एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, है ना। और अगर मैक्सिमम करंट फ्लो की कंडीशन आएगी तो ये R जो है इसको अपन जीरो मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तब ये मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विथ किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन I इज इक्वल टू 0 इज एग्रीमेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ, भैया मैं बता चुका हूँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मेजर करता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेजर करता है ना। ये अगला दिया हुआ है, अगला यही दिया हुआ है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना, याद रखना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मेजर करता है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेजर करता है। नेक्स्ट, a potentiometer measure पोटेंशियल डिफरेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट। भैया पोटेंशियल डिफरेंस से हम पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात सेल का ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस दो वायर के दो पॉइंट्स के बीच में, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है तो अपने को प्रायोरिटी पोटेंशियल डिफरेंस को ही देना है। सिमिलरली नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज, भाई क्यों अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्टमीटर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट अपन निकालते हैं, अर्थात गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है, सारे के सारे करंट का मेजरमेंट हो जाता है, जबकि वोल्टमीटर में ऐसा नहीं होता है। तो ना तो इसमें पॉइंटनर की बात आएगी, ना कम्पैक्ट की बात आएगी, ना चीफ की बात आएगी। इट मेजर ईएमएफ विदाउट टेकिंग करंट फ्रॉम द सेल, है ना, ईएमएफ को मेजर कर लेता है, सेल से कोई करंट नहीं लेता तब के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है इसको ले। एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हाँ भैया यहाँ एक तुम लोगों को वैसे अभी नहीं है पर कभी पूछ लें, रो इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है V अपॉन L, इस रो को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कब कम होगा, जब हम लेंथ को बढ़ा दें, लेंथ बढ़ जाएगी तो रो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखो कहीं लेंथ बढ़ाने का ऑप्शन है क्या, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ द सेल यूज्ड, डिक्रीज द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, डिक्रीज, ये पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, वायर को बढ़ाने पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होता है पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, construction of wire is used for making standard resistance because it has negligible consistent जो होता है एक अलाय होता है, अर्थात हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, और उसकी एक विशेषता होती है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन आपको आंसर टिक करना है, पहला ही कंसिस्टेंट अलाय वायर होता है, और अलाय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी विथ रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, करंट डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें करंट सेम रहेगा बेटा, करंट डेंसिटी भी बदलेगी, इसमें करंट सेम रहेगा। एक प्रकार से ऐसे समझ लेना आप, सीरीज में अपन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, बट करंट जो है वो सेम चलता है। तो सिमिलरली ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे ये पतला है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा है, या फिर मोटा है, यहाँ और पतला है, तो करंट जो चलता है वो सीरीज में सेम चलता है। मोटा पतला होने के कारण इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बट करंट जो है वो सेम जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है तो उसमें करंट जो है वो
सेम फ्लो होता है, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, if a potential difference is stabilized between the two corners of state parallel metallic conductor, then हमने क्या किया है कि एक पैरेलल मेटेलिक कंडक्टर लिया है और उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ स्टेट पैरेलल मेटेलिक कंडक्टर। जैसे ही अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे किसी कंडक्टर में, तो उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करने लगेंगे। तब देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, अपन उसको थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें लेकर के अपन आए। Free electron will get continuously accelerated from the low potential corner of conductor is the higher potential of free electron. Second है, free electron will be continuously accelerated from the high potential corner of conductor to its low potential corner. तीसरा है, free electron move with a constant drift velocity from the low potential corner to high. यही आंसर होगा भैया। एक्चुअल में ध्यान रखना है क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एक एवरेज या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, अर्थात नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलता है। अगर यहीं पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाइल मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल with a potentiometer the balance point is at L1 and centimeter for the EMF E and the cell of and it's a is a L2 centimeter from the potential difference V if the external resistance with the self are। भैया एक्चुअल में ये वाला अब पोटेंशियोमीटर आप लोगों को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है ना, इसको रिमूव कर दिया है। ये अपन कहें कि अब ये नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें ज़रूरत पड़े इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका ये फार्मूला है। ये आर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है, L1 और L2 नल पॉइंट है। ये L1 तब है जब हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा हुआ सेल के अक्रॉस, और L2 तब होता है जब हम सेल के पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तब नल पॉइंट जो आता है। तो उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड कर लिया जाता है। बट चूंकि अब पोटेंशियोमीटर है नहीं तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन पालना नहीं है। अगला भी उन्होंने पोटेंशियोमीटर के ऊपर ही लिया है, एट द नल पोजीशन। तो नल पोजीशन में क्या ध्यान रखना है आपको, जब नल पोजीशन है इन द एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल एट द नल पोजीशन, करंट जो है वो फ्लो नहीं, तार में तो करंट फ्लो होगा लेकिन गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसमें देखो कौन सा आंसर हो जाएगा। करंट फ्लो ओनली इन द पोटेंशियोमीटर वायर एंड द गैल्वेनोमीटर सर्किट, करंट फ्लो इन पोटेंशियोमीटर वायर बट नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। जब नल पॉइंट आता है तो ध्यान रखना, तार में तो करंट फ्लो हो रहा है लेकिन गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट 19वां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वी वाला कर देना इसमें। ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ लेक्लांसी सेल द फ्लो ऑफ करंट इज बाय only by the aluminum ions, only by the chlorine ions, aluminum and chloride ions and free electron। भी थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड दोनों आयंस जो है वो फ्लो होते हैं। तो यह जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, नहीं, in a solution of Leclancy cell the flow of current is by only aluminum ion, only chlorine ion, नहीं यहाँ तो दोनों आएंगे साहब, ये फ्लोरीन वायर नहीं आएगा। एक्चुअल में अगर एनोड कैथोड का पूछा जाता तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन चलते। ठीक है, तो यहाँ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आयन दोनों ले लेना आप। ये सेकेंडरी सेल स्टोर, सेकेंडरी सेल केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है। भाई सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जो चार्जेबल सेल होते हैं, पहले उनको चार्ज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो करंट देते हैं तो डिस्चार्ज होते हैं जब, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज, है ना। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पूछा गया है तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताना है। ठीक, क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से,
ए फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक सेल, a force acting on free electron in the circuit, total energy supply of the cell in the complete circuit, energy used in the flow unit charge। एक्चुअल में ईएमएफ की डेफिनेशन है कि यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में मोशन कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है वो वर्क को अपन ईएमएफ कहते हैं। तो वर्क जस्ट लाइक टू एनर्जी हो गया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है आपका, इसको आंसर टिक करेंगे आप। एनर्जी यूज्ड इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट, तो सर्किट में चार्ज को मोशन कराने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, देना पड़ती है, उसी को कहते हैं अपन ईएमएफ। ठीक। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पर डिपेंड करता है। करंट फ्लो ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करता। इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अपन ने 4 डिपेंडेंस फैक्टर लिख रखे हैं, उनमें से 3 यहाँ गिवन है, एक करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर कहा गया है, कंडक्टिविटी है, गलत लिखा हुआ है, ये चीज गलत लिखी हुई है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। तो अगर सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस पूछें तो 0 लिख देना, कंडक्टिविटी पूछे तो इनफाइनाइट लिख देना, है ना। नेक्स्ट, the correct relation between drift velocity and electric field is, ठीक है। अभी आपको मैंने फार्मूला लिखाया था, कहीं देखा आपने? मैं फार्मूला एक बार और बताता हूँ आपको, तो शायद आप यहाँ से निकाल लोगे। ये वाला फार्मूला एक देखो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है, ये वाला, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला, ठीक है। तो यहाँ ई आ रहा है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब आ जाओ आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो बच्चों, मैंने अभी आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट वाला जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओटी जो है वो बताए, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और ओटी वगैरह को पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम्स जो है वो लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, साथ ही साथ नहीं हो तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेना, मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तब तक के लिए नमस्कार।